Hello everyone, welcome to our channel Let's Visualize India. This is Pratima. So आज हम लेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इक्वलिटी. ओके, इक्वलिटी मीन्स इक्वल, इक्वल समानता. ठीक है, तो समानता इसमें क्या है, मैथ्स का नहीं है, ये सिविक्स का चैप्टर है. तो ये समानता इक्वलिटी है जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजियन बेसिस पे. हमें हमारे पीपल्स जो है, हमारे लोग हैं जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, उसमें उन सबको कितनी इक्वलिटी मिल रखी है. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वोटिंग बेसिस पे. ठीक है, तो ये पढ़ना है आज हमें. आज हमारा जो सेशन है इसी टॉपिक पे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी कितनी है, कितनी हो पाई है और कहाँ कहाँ नहीं है. इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. चलिए लेट्स बिगिन. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी से. आई होप स्टोरी तो सबको पसंद है. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी में मेन कैरेक्टर है कांता का. कांता एक लेडी है जो कि मेड है. ठीक है, ऑलराइट. तो आप ऊपर एक लाइन देख रहे होंगे, क्यू बनी हुई है. ये सब लोग वोट देने आए. ओके, तो इसमें काफ़ी अलग अलग कास्ट के, काफ़ी अलग अलग पोजीशन के, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास. ठीक है, और काफ़ी अलग अलग फील्ड के लोग खड़े हैं. सब एक ही लाइन में खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं, वोट देने के लिए. ओके, तो इसकी जो मेन कैरेक्टर कांता, वो 4th में नंबर पे खड़ी है स्टार्टिंग से. ठीक है, दैट इज कांता देवी, डोमेस्टिक वर्कर. और उसकी एक फ्रेंड है सुजाता कुमारी, शी इज ऑल्सो डोमेस्टिक वर्कर. ऑल राइट. तो ये जो कांता, ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये कितना अच्छा है कि वोट देने के लिए हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं, चाहे वो जैन साहब हो. जैन साहब कौन है, जैन साहब है जहाँ पे कांता वर्क करती है. ठीक है, जहाँ पे कांता मेड का काम करती है. तो जैन साहब हो, चाहे आर्टिशियन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब एक लाइन में खड़े हैं. तो ये अपनी फ्रेंड से बोलती है. तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ ये तो है. तो फिर जाते जाते जो जैन साहब है जहाँ पे उसके वो काम करती है, वो बोलते हैं कि कांता हम मिलते हैं घर पे. ओके, तो फिर कांता अपने घर पे आती है. वहाँ पे उसकी एक बेटी होती है. ठीक है, वो बेटी क्या, उसकी तबीयत खराब होती है. तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं शाम को जल्दी आके तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी. ठीक है, तो उसके बाद में वो जाती है काम करने के लिए. ठीक है, तो काम करने जाती है. तो वहाँ पे उसकी जो है, जहाँ पे वो काम करने जाती है, वो जो वाइफ है उसकी, जैन साहब की जो वाइफ है, वो बोलती है कि है ना, साफ सफाई थोड़ी अच्छे से करना कांता. उसके बाद में कांता को पैसे देती है वो, कि कांता ये पैसे लो और उसको दिखा के आओ. लेकिन क्योंकि वो कांता उससे पैसे मांगती है, उसके पास एडवांस नहीं होता उस टाइम पे, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखा सके. ठीक है, तो वो इस रीज़न से उनसे पैसे मांगती है. तो वो पैसे देती है. देन उसके बाद में पैसे देने के बाद वो जो है जैन साहब की वाइफ, वो बोलती है कि इसको अब डेली रूटीन मत बना लेना कि तुम डेली मुझसे पैसे मांगोगी और फिर मैं तुम्हें डेली पैसे दूंगी, इसका रूटीन मत बना लेना. तो वो कांता बोलती है नहीं नहीं मैडम, अब नहीं, बस हॉस्पिटल में बच्ची को दिखाना है तो इसीलिए पैसे मांग रही हूँ. ठीक है, तो फिर उसके बाद में शाम को वो आती है और अपनी बेटी को लेती है. तब तक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है. तो वो दिखाती है, तो अपनी बेटी को वो दिलासा देती है कि बेटा बस थोड़े सा टाइम और फिर वो ना खुद ही मन ही मन सोचती है कितना अजीब है ये चीज़, कितनी स्ट्रेंज है कि वोटिंग लाइन में हम सब एक साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब बात अदर वर्किंग कंडीशंस की आती है, अदर जो डेली लाइफ है हमारी उसकी आती है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता है, हमारे बीच भेदभाव स्टार्ट हो जाता है. कैसे कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है और हमें एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, चाहे पेशेंट कितना भी बीमार क्यों ना हो. और वहीं जिसके पास पैसे हैं, जो अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो फटाफट से जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके फटाफट से दिखा देता है. उसको टाइम भी नहीं लगता और उसका पैसे भी, वो अपने पैसे का भी यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि वो उसको पैसे देके वो अपना काम इजीली करवा सकता है. ये चीज़ वो सोचती है कि वोटिंग लाइन में तो सब कोई बराबर,
लेकिन बात अगर वर्किंग कंडीशंस की हो, डेली लाइफ की हो, तो इसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो ये चीज है कांता की स्टोरी में, ये एक नोट पे आके खत्म होती है कि, और क्वेश्चन मार्क के साथ, कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपको ये कांता की स्टोरी समझ में आई होगी। ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वोटिंग की, इक्वल राइट टू वोट। कांता वोट देने गई, इस टॉपिक को उस स्टोरी से रिलेट करना, ठीक है। तो कांता वोट देने गई, उसने क्या देखा, सब कोई इक्वली खड़े हैं, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेसी में आती है, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे क्या रूल है, सारे एडल्ट्स, जो भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स कौन हुआ, अप टू 18 ईयर्स ओल्ड पीपल, ठीक है, जो भी एडल्ट है उन सबको इक्वली राइट है, वो इक्वल इंटाइटल्ड है वोट देने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कोई भी कास्टिज्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्स, ये मैटर नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई से भी जेंडर हो, वो हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन इक्वली राइट रखता है वोट देने के लिए। ये है डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल, ठीक है। अब यही बात कांता के साथ थी, वो एक मेड थी, लेकिन उसके साथ बिजनेसमैन भी खड़ा था, उसके साथ जो वो जहाँ पे वर्क करती है वो जैन साहब, वो भी खड़े थे, प्लस आर्टिशियन भी खड़ा था, प्लस हाउसवाइफ भी खड़ा था। मतलब एक लोअर कास्ट के लोग भी थे और अपर कास्ट के लोग भी थे, ठीक है, एक लोअर क्लास के लोग भी थे और अपर क्लास के भी लोग थे, ठीक है। तो ये हुआ इक्वल राइट टू वोट की बात, कि सबको पूरा पूरा हक है कि वो अपना वोट दे सकते हैं, और वो जिस भी कैंडिडेट को चाहे उसको वोट दे सकते हैं। ये आप पे कोई दबाव नहीं बनाया जाता कि आप नहीं, आप इस कास्ट के हो तो हमें ही वोट दो, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू को ही वोट दो, किसी मुस्लिम को, किसी सिख को, या किसी क्रिश्चियन बंदा अगर कोई खड़ा है तो उसको वोट मत दो, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप राइट कैंडिडेट चुनो, राइट कैंडिडेट जो आपको लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सबसे अच्छा है, ये कैंडिडेट हमें ज़्यादा हमारे लिए जो डेवलपमेंट वर्क है वो करवाएगा, तो आपको ये लगता है तो आप उस बंदे को, उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल। तो ये इक्वल राइट टू वोट का आपको पता चला कि आपको इक्वली पूरा हक होता है वोट देने का, और जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट देना है वो उसका भी आपको पूरा पूरा राइट होता है कि आप अपने फ्रीडम से उस बंदे को चुन सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। डू यू हियर अबाउट UAF? क्या आपने कभी UAF के बारे में सुना है? UAF क्या है? UAF एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो हे इज़ अगेन अ स्टोरी। ये स्टोरी क्या है, चलिए पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था ना इस सेशन में काफ़ी सारी स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़ने में सबको मज़े भी आते हैं, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि स्टोरी से बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ में आता है। इसलिए हमारा जो चैनल है उसमें विजुअलाइज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि विजुअलाइज के थ्रू आप ज़्यादा इजीली और बहुत ही कम टाइम में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं क्या है। इसमें दो कैरेक्टर है, रिया एंड शैलिन, ठीक है। शैलिन, रिया क्या बोलती है कि शैलिन से, क्या तुमने कभी UAF के बारे में सुना है? शैलिन बोलती है नहीं, ये क्या है? तो रिया बोलती है कि इसमें है कि अगर आप 18+ हो चुके हैं तो आप एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, और वो जो बंदा जो 18+ हो चुका है वो वोट देने के लिए पूरा पूरा राइट रखता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव के बिना। तो वो रिया बोलती है हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा कंपोनेंट, काफ़ी एसेंशियल चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। तो वो रिया पूछती है कि पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वोट देना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो बताती है कि ये जो आइडिया है UAF का, जो आइडिया है वो कहाँ से आया, इक्वलिटी से, ठीक है। और डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इक्वल कंसिडर किया गया है, और
बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के हर पर्सन को इक्वल कंसिडर किया गया है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो इसीलिए भी ज़रूरी है। दूसरा, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब वोटिंग टाइम होती है तब हर कोई पार्टी जो होती है या हर कोई बंदा जो ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है वो क्या बोलता है कि आप प्लीज़ वोट करें, प्लीज़ वोट करें, क्योंकि वोट देना हमारा राइट है। और अगर हम वोट देंगे तो ही हम सही कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट चुन पाएंगे हमारे कंट्री के लिए, चाहे हमारे स्टेट की बात हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे हमारे एक छोटे से विलेज की ही बात क्यों ना हो, हम राइट कैंडिडेट चुन पाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, हमारा बेटर डेवलपमेंट करवा सकें, हमारे आसपास का बेटर डेवलपमेंट हम करवा सकें। तो यही वो चीज़ रिया बता रही है कि इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो शर्लिन बोलती है हाँ, फिर तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शर्लिन बोलते हैं हाँ, इससे हर एक पर्सन की आवाज़ उठती है कि वो किस बंदे को या किस कैंडिडेट को वो चुनना चाहेगा। तो शर्लिन बोलती है कि ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी तो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज करने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो वो शर्लिन बोलती है कि ठीक है, मैं भी आई बिलीव दैट ऑल पीपल शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड वोट, कि सारे जो लोग हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें यूएएफ की, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वो उसको सारे लोग, सब लोग, डेमोक्रेटिक कंट्री के सारे लोग उसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो वो एंड में ये नोट देती है रिया कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी मोर अबाउट यूएफ, सॉरी शर्लिन ये नोट देती है कि थैंक यू सो मच कि मुझे ये बताने के लिए अबाउट द यूएफ। ठीक है, तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया अबाउट द यूएफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आपने इस स्टोरी से क्या समझा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसमें क्या है, 18+ जितने भी बंदे पहले जब था इसकी एज ग्रुप रखी गई थी 21। ठीक है, पर क्या हुआ ना कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक नया स्टेटमेंट आया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो सरफेस है वो आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग जो वोटिंग राइट है वो 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, इस आर्टिकल में क्या हुआ कि जो भी पर्सन जो 18+ है, 18 से ज़्यादा है, वो वोट दे सकता है। कोई सा भी वो कास्ट का हो, कोई सा भी वो क्रीड का हो, क्रीड मीन्स एनी कल्चर, ऑलराइट, कोई भी सेक्स का हो, कोई भी रिलीजन का हो, इज एलिजिबल टू वोट इन जनरल इलेक्शंस जो हमारे होते हैं उसमें वो वोट देने के लिए क्या है, बिल्कुल उसका राइट है। ठीक है, तो ये जो हुआ इंडियन डेमोक्रेसी में, इसके होने के बाद एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, बहुत अच्छा चेंज आया कि हर कोई इंसान, हर कोई बंदा अपना मत रख सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में अच्छे से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि वोटिंग में इक्वलिटी मिल जाने से ये इंश्योर हो चुका है कि हमें हर लेवल पे, हमें हमारे डेली लाइफ के हर लेवल पे, हर स्टेज पे इक्वलिटी मिलती है? डू यू रियली थिंक दैट कि हमें हर जगह, हर एस्पेक्ट्स पे हमें इक्वलिटी मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। क्या आप लोगों को लगता है? आप स्टूडेंट्स हो, 7th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप आसपास तो देखते ही होंगे ना कि आप सब जगह सब लोगों को इक्वलिटी मिल रही है। तो इसमें एक जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या है कि हाँ, हमें मिलती तो है, वोटिंग में तो हमें इक्वलिटी मिलती है, क्योंकि जो हमारा ये है कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमें हर जो भी हमारे पीपल हैं इंडिया के, उनको सबको इक्वल राइट्स है वोट देने के। ठीक है, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलती ना,
वो तो हमारे हिसाब से चलती है, हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है उसके हिसाब से चलती है, ठीक है। तो उसमें जो जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर में इक्वलिटी क्या मिल रही है हमें, मेल और फीमेल में क्या इक्वल राइट्स हो रहे हैं, सब कुछ बराबर है। या कास्ट की बात करें तो सब कास्ट, जितने भी कास्टिज्म है उसमें क्या सबको इक्वल कास्ट, इक्वल रिलीजन समझा जाता है? नहीं, कहीं ना कहीं इसमें इनइक्वलिटी आ ही जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी कांता की स्टोरी में आपने पढ़ा कि जो जैन साहब थे, अगर वो उनके कोई बच्ची बीमार होती तो उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाते, पैसे देते और हैंड टू हैंड उनका नंबर आता, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या था, कांता को एक लंबे लाइन में, एक लंबी क्यू में लगना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे कि आपको पता है हमेशा ही रश रहता है, हमेशा ही भीड़ रहती है, तो उसको अपनी बच्ची के इलाज के लिए टाइम लग रहा था, चाहे उसकी बच्ची की तबीयत कितनी भी खराब हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो अगर वोटिंग के अलावा हम बात करें तो हमारे हर लाइफ के हर पार्ट में हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, here is our topic is other kind of equality, ठीक है। चलिए एक बात करते हैं आपसे कि आपने देखा होगा अपनी फैमिली में कि एक सिंपल सा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अभी छोटे हो, फिर आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन आप जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दोगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे कि चलो अब शादी की बात स्टार्ट करें, ठीक है। तो शादी के बाद स्टार्ट करेंगे तो वो लोग क्या चाहेंगे कि हमारी ही कम्युनिटी की, हमारी ही कल्चर की लड़की हमें मिले, हमारी ही कास्ट की लड़की हमारे घर पे आए, ठीक है, यही चाहेंगे। या अगर लड़की की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि हमारी लड़की की शादी हमारे ही कास्ट के लड़के से हो, ठीक है। लेकिन आज का कल्चर आप जानते हैं, लव मैरिजेस होती है। तो आपको एक होमवर्क देती हूँ मैं, ऑलराइट। आप अपने घर पे बात करिए, पूछिए, देखिए कि आपकी फैमिली में कितने लोगों ने लव मैरिजेस किए, ऑलराइट। लव मैरिजेस भी कौन सी, जो आपके कास्ट से अलग हो, ठीक है। तो जो आपकी कास्ट से अलग है वो मैरिजेस करने में उन लोगों को, अपने पेरेंट्स को अग्री करने में, उनको मनाने में कितना टाइम लगा और कितनी प्रॉब्लम्स आई, वो चीज़ आप मुझे बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपके फैमिली में कितने लव मैरिजेस हुई है, या जो हुई है उनमें उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई। किसी एक का भी एग्जांपल आप देख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ होमवर्क, ठीक है, एक आपको असाइनमेंट दिया है, ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। इस टॉपिक में क्या है, पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया हैव इक्वल राइट टू वोट, बट ऑन द बेसिस ऑफ डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस पीपल आर फार फ्रॉम इक्वलिटी। हाउ, कैसे, बहुत दूर है, सही बात है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर हम बात करें लिविंग और वर्किंग कंडीशंस की, तो आपने नोटिस किया होगा कभी कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, ठीक है, वो अगर खुद की ही कम्युनिटी के पर्सन से, मतलब खुद की ही कास्ट के पर्सन से बात करते तो उन्हें काफ़ी फ्रीली फील होता है। आपने ऐसा सुना होगा अक्सर कि उनको अगर खुद की कास्ट से लोग से बात कर रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, बात करने में वो काफ़ी फ्रीली फील करते हैं कंपेयर टू अदर कास्ट के लोगों से बात करने में। उनको अदर कास्ट के लोगों की कंपनी कम अच्छी लगती है। ये हर जगह नहीं होता पर काफ़ी जगह आज भी होता है, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी जॉब है, कोई छोटी मोटी ऑफिस वगैरह है, बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी मोटी कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ऑफिस है, कोई जॉब है, तो वहाँ पर भी काम करने से पहले, अगर अपन काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे काम करने से पहले वो क्या देखते हैं, उनकी कास्ट क्या है, वो नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते, ये सब देखते हैं, पूछते हैं, ठीक है। और वो लोग जनरली क्या चाहते हैं कि हमें हमारे कास्ट का ही, अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू ही पर्सन मिले जो हमारे दुकान पे काम करे, या हम क्रिश्चियन हैं तो हमें क्रिश्चियन ही मिले जो हमारी शॉप पे काम करे, जो हमारे ऑफिस में काम करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ऑलराइट, इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सबसे पहले कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और अनटचेबल। अनटचेबल कौन से होती है? सबसे लोअर कास्ट होती है, जिसको दलित भी बोला जाता है। ठीक है, जो ऊपर की जो कास्ट है, ऊपर की जो 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इनको सबसे अपर क्लास माना जाता है, अपर कास्ट माना जाता है, सबसे अच्छी कास्ट माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में शुद्ध को मिडल, ओके। देन अनटचेबल, जिसको हम टच नहीं करते हैं। ठीक है, जो कौन होता है? जो हमारे नाली वगैरह साफ करते हैं, हमारे पॉट्स वगैरह साफ करते हैं, वो होते हैं अनटचेबल कैटेगरी के लोग। ठीक है, इनको अगर हम टच कर रहे हैं या ये हमारे घर पे आए हैं तो इनको हम दूर से ही पानी वानी पिला देते हैं। ये काफ़ी जगह आज भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बोल रही है, ये तो आजकल कहीं होता ही नहीं है, हम तो पूछते ही नहीं है। पर नहीं बच्चों, आज भी ये काफ़ी जगह होता है। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है रिच और पुअर का। ये तो आप सबको पता है, रिच है तो उसे इजीली वो पैसे देके वो जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप कांता की स्टोरी से ले सकते हैं। और पुअर है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है हर चीज़ एडजस्ट करने में। अगर वो रिच है, आप इसका एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा देती हूँ, टेम्पल्स का। ठीक है, बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है? 3 सिस्टम बना दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे हाई फीस, देन सेकंड नंबर पे थोड़ी कम, और सबसे लोअर नंबर पे या तो फीस बिल्कुल ही नहीं लगती है या बिल्कुल मिनिमम चार्जेस लगते हैं। उन चार्जेस में क्या होता है? जो फर्स्ट नंबर पे जो चार्जेस होता है, मान लो फर्स्ट नंबर पे लग रहा है 1000 रुपये। आपको भगवान के अगर दर्शन करने तो आप 1000 रुपये दो, 1000 रुपीज़ दो और आप फटाफट से दर्शन कर लो जाके। ठीक है, उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप फटाफट से जाओ टेम्पल के अंदर, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, नो टाइम वेस्ट वाला सिस्टम है वो। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या होता है? मिडल। उसमें क्या होगा? मान लो आपको देना पड़ेगा 600 रुपीज़। ठीक है, आप अपने 600 रुपीज़ का टोकन लो, फिर आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा, तो उसमें मिनिमम टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप जाओ, थोड़ा वेट करो, देन उसके बाद में जैसे लंबी लाइन होगी, क्यू होगी, वो क्यू कंप्लीट होते होते हो जाएगी और आप अपने भगवान का दर्शन करके देन आप वापस आ जाओ। ठीक है, थर्ड होती है वो लास्ट नंबर की होती है, उसके चार्जेस या तो नहीं होते। ठीक है, अगर होंगे तो बिल्कुल ही मिनिमम होंगे, 100 रुपीज़ लाइक। उसमें होता है हैवी रश। जनरली उसमें चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो उन कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जाती है जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो पेमेंट पे नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों के लिए बनाई जाती है। उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा रश होता है, उसमें पता नहीं कब नंबर आता है, 3 घंटे 4 घंटे। अगर कोई उस मंदिर में कोई स्पेशल डे है, कोई स्पेशल डे का उसमें कोई ओकेजन है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ होती है, तो उसमें क्या कब नंबर आता है पता नहीं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ रिच और पुअर का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको अपना टाइम लेके चलना पड़ेगा, आपको 3-4 घंटे आराम से वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, देन आपके बाद आपका नंबर आएगा वहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़, ये सिस्टम आजकल बहुत ही आम हो चुकी है, बहुत ही ईजिली आपको हर बड़े मंदिर में, हर बड़े टेम्पल में ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका रिच और पुअर का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? वेल्थ डिस्क्रिमिनेशन, रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये इसमें पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ कि आपके पास पैसे हैं तो आप जल्दी जाओ और नहीं है तो आप लाइन में खड़े रहो। ठीक है, ऑलराइट। देन है आपका रिलीजन इनइक्वलिटी। रिलीजन में भी वो ये कि अगर आप दूसरी रिलीजन से हैं तो आप प्लीज़ यहाँ मत आइए, दूसरी रिलीजन से हैं तो आप प्लीज़ ये काम मत करिए, आप हमारे घर में नहीं आ सकते। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है हमारे अदर इनइक्वलिटीज़। आइए चलते हैं आगे। ऑलराइट, हियर इज अगेन स्टोरी। वाओ, आज तो मज़े आ गए, आज तो सिर्फ स्टोरीज मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ स्टोरी है ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी, रिलीजन इनइक्वलिटी की जो मैंने अभी बात की थी आपसे, उसकी स्टोरी है। इस स्टोरी के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑलराइट, तो ये जो थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, अपनी बायोग्राफी थी, जिस बुक का नाम था जूठन। मैं इसमें है फर्स्ट पिक्चर जो है जूठन एन अनटचेबल लाइफ। इनके राइटर कौन थे?
ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो ये जो बंदे थे ये कौन थे? ये दलित वर्ग के थे। दलित कौन होता है? जो सबसे लोअर कास्ट होता है। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी क्या है? ये जब स्कूल में थे, जब ये 4th क्लास में थे, तो उस टाइम पे क्या था, जैसे बाकी के स्टूडेंट्स जो थे तो वो तो जो अपनी स्कूल्स में क्या होती है, चेयर्स और टेबल या हमारी जो सीट्स होती है चेयर टेबल्स की, उस पे बैठते थे। ठीक है, लेकिन ये जो थे इनको कहाँ बैठाया जाता था? नीचे जमीन पे, फर्श पे। ठीक है, या क्लास में सबसे लास्ट में, या गेट के बाहर खड़ा कर देते थे ताकि वहीं पे आप बैठे बैठे सुनो। उनका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। ठीक है, तो इनको ऐसे करके उनको ट्रीट किया जाता था कि आप क्लास के अंदर बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप दलित वर्ग के अनटचेबल जो कास्ट होती है उसके पर्सन। ठीक है, तो ये 4th क्लास का बच्चा, छोटा सा बच्चा, सोचिए आप वो बच्चे पे क्या गुजरती होगी जब उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता था। और ऐसा बिहेव कौन करता था? उनके स्कूल्स के टीचर्स को जो पढ़ाते हैं, जो ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, वो खुद ऐसा बिहेव करते थे उनके टाइम पे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, इनको कहा गया कि जो इनके प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आप पूरी स्कूल की सफाई करोगे। उनसे पूरी स्कूल की, पूरा स्कूल का प्लेग्राउंड, पूरा स्कूल उनसे क्लीन करवाया गया। ठीक है, तो ऐसे उनसे काम किए करवाए जाते थे। तो काफ़ी बार उनकी पिटाई भी हो जाती थी और काफ़ी बार उनके साथ बहुत मिसबिहेव भी किया जाता था। तो इस तरीके से उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार, काफ़ी रॉन्ग बिहेवियर किया जाता था। ठीक है, तो एक बार ये सब काम करते करते उनके फादर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया। ऑब्वियसली बात है, कोई पेरेंट्स अगर जा रहे हैं, उनके बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ने आया है, उनके बच्चे को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ने भेज रहे हैं, और वहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि आपके बच्चे के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनसे स्कूल के काम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो उनको तो गुस्सा आएगा ही, नेचुरल सी बात है। तो वो उनको काफ़ी बुरा लगा। वो आए और उन्होंने कहा उनके हेडमास्टर से कि मेरा बेटा इस स्कूल में सिर्फ पढ़ने आया है, तो सिर्फ पढ़ाई ही करेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये उनके फादर ने उनके हेडमास्टर से कहा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि जब मैं छोटा था तो किस तरीके से मेरे साथ मिसबिहेव किया जाता था। ये इन्होंने अपनी बायोग्राफी में, जूठन है जिसकी जो नाम है उस टाइटल बुक का, उसमें इन्होंने लिखी। अगर आप कभी पढ़ो, अगर आपको रीडिंग का शौक हो तो बेशक ये स्टोरी पढ़ना। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ रखी है। दिस इज़ अ रियली वेरी नाइस। ठीक है, तो आप ज़रूर से पढ़ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी सोसाइटी में कितना डिस्क्रिमिनेशन बिहेव किया जाता है और जाता था, स्टिल भी पहले से कंपेयर में कम है, लेकिन अभी भी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वाओ, here is again a story. Wow, that's really very good guys. तो जो मैंने लास्ट स्टोरी बताई थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वो स्टोरी किस बेस पे थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कास्ट इन इक्वलिटी पे। और ये जो स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ठीक है, ये स्टोरी किसके बेसिस पे है? दिस इज बेस्ड ऑन द रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे है ये स्टोरी। ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है? इसमें एक कपल होते हैं कि जिनका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, दे आर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनको फ्लैट चाहिए होता है। वो एक सिटी में अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि सिटीज़ में क्या सिस्टम होता है, ब्रोकर सिस्टम होता है। तो उन्होंने एक ब्रोकर हायर किया अपने लिए फ्लैट ढूंढने के लिए। ठीक है, वो जो ब्रोकर है वो उन्हें एक फ्लैट पे, एक अपार्टमेंट में लेके गया। वहाँ पे लकीली उनको फर्स्ट जो फ्लैट उन्होंने देखा वो ही उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने देन लैंडलॉर्ड से बात की। तो लैंडलॉर्ड को समझ में आ गया कि ये जो है वो अदर कम्युनिटी के हैं, अदर रिलीजियस के हैं, जो हमारी जो रिलीजियस है उसके नहीं है, ये मुस्लिम है। ठीक है, देन उनको, उस लैंडलॉर्ड को, वो अपना रेंट, अपना जो फ्लैट है, इनको रेंट पे नहीं देना था। वो नहीं चाह रहे थे कि ये लोग हमारा फ्लैट लें। तो उन्होंने क्या बहाना लगाया कि आप हमारे यहाँ पे
कोई भी नॉन वेज मीट नहीं खाता। तो आप लोग खाओगे तो बाकी के जो दूसरे लोग हैं जो रेंट पे रह रहे हैं उनको शायद परेशानी हो सकती है, जिस वजह से हम आपको ये जो फ्लैट है रेंट पे नहीं दे सकते। ठीक है, ये काफ़ी इनएप्रोप्रिएट रीज़न था मना करने का, सबको पता है। क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या स्मेल किया कि कहीं से नॉन वेज बनने की स्मेल आ रही है। ठीक है, कहीं से इसकी नॉन वेज की उनको स्मेल पता चल गई, तो उनको पता चल गया कि ये जो है लैंडलॉर्ड वो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट रीज़न बना रहा है, वो एक्चुअल में हमें ये फ्लैट रेंट पे नहीं देना चाहता। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस कर ली। ठीक है, देन उसके बाद में उन्होंने काफ़ी फ्लैट देखे तो सब जगह उनको मना ही किया गया। रीज़न एक ही था, उनका रिलीजन। ठीक है, तो काफ़ी जगह उनको मना करने के बाद जो उनके ब्रोकर है उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए, तो आपको इजीली फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनकी डिग्निटी को ये चीज़ हर्ट कर गई। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उनको हर्ट कर गया। ऑब्वियसली बात है, हर्ट करेगा। अगर आपसे कहा जाए आप अपने कास्ट, आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो भी हमें कितना बुरा लगता है। तो ये बात ही तो उनकी रिलीजन चेंज करने की थी। हर रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर रिलीजन की अपनी एक बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ होते हैं। कोई रिलीजन खराब नहीं होता, हर रिलीजन बहुत ही अच्छा होता है। बस कुछ लोगों की वजह से वो रिलीजन स्पॉइल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर रिलीजन खराब है, हर रिलीजन अच्छा है। ठीक है, तो उनको ब्रोकर ने ही सजेस्ट किया, तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ये चीज़ उनकी डिग्निटी को हर्ट कर गई। ठीक है, तो ये है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा तो नहीं होता है, हमारे क्लास में जो हमारे पास में बच्चे बैठते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने तो कभी उनसे उनका वो नहीं पूछा। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो क्रिश्चियंस हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो सिख है, जो मुस्लिम्स है, जो हिंदूज़ है, लेकिन हमने तो कभी उनसे नहीं पूछा। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह होती है, लेकिन काफ़ी जगह जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, जिन लोगों का माइंडसेट में ऐसा होता है कि हम हमारे रिलीजन को ही प्रेफर करें, उनके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। सबके लिए नहीं रखती, पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल दिया था, दलित वर्ग के थे वो, तो आपको लगा होगा ये स्टोरी सुन के कि ये विलेजेस में होता है, ये स्मॉल टाउन सिटीज़ में होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में नहीं होता। बट ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कोई सा भी हो, वो चीज़ गलत है। अगर बात कास्ट की हो, बात चाहे रिलीजन की हो, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, चाहे वो विलेज में हो रहा है, चाहे वो सिटी में हो रहा है, तो ये हर चीज़ गलत है। हाँ, पहले के कंपेयर में अब ये चीज़ काफ़ी कम हो चुकी है और अच्छा है, लोगों का माइंड काफ़ी ओपन हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक हमारी सोसाइटी में ये चीज़ अवेलेबल है। नॉट इन आवर इंडियन सोसाइटी, बाहर भी अगर आप इंटरनेशनल में, अगर बाहर भी आप काफ़ी कंट्रीज़ में बात करें, तो वहाँ पे भी आपने सुना होगा गोरा और काले का डिस्क्रिमिनेशन चलता होता है, वाइट और ब्लैक पीपल्स का, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा रखी जाती है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कोई सा भी हो, सब खराब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑल राइट, here is a thank you slide. ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यू रियली एन्जॉयड दिस सेशन, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी स्टोरीज थी, अबाउट 3-4 स्टोरीज हमने पढ़ी। तो आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसमें कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस असाइनमेंट को सीरियसली लेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल असाइनमेंट है जो हमारे फैमिली में इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो इस सेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिग्निटी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, वेरी वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।